हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 शहरी एवं ग्राम्य जीवन। इससे पहले क्लास अध्याय 9 तक के हम सारे वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने हित में दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शहरी एवं ग्राम्य जीवन। आनंद के सवाल। आनंद पटना जिला के एक गांव अकबरपुर का रहने वाला है। इसके पिताजी बिहटा की चावल मंडी से कल ही चावल बेच करके आए हैं। आज सुबह सुबह उसके दादाजी धान काटने के लिए हसुआ को धार दिलवाने लोहार की भट्ठी गए थे। साथ में आनंद भी गया था। उसने भट्ठी और लोहार को देख करके पूछा, क्या लोहे के औजार के बिना आपकी खेती नहीं हो सकती? दादाजी, क्या आप मुझे बताएंगे कि खेती करने में लोहे का उपयोग कब से शुरू हुआ? तभी आनंद की नज़र भट्टी पर आए उसके शिक्षक पर पड़ी। शिक्षक ने तपाक से उत्तर दिया, मैं तुम्हें इसके विषय में कल ही वर्ग में बताने वाला हूँ। कृषि कार्य से जुड़े औजार, तो ये सब औजार को क्या आप जानते हैं? कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। चलिए शुरू करते हैं कि बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में मगध का साम्राज्य उत्कर्ष पर था। लोहे के प्रयोग ने कृषि एवं उत्पादन को बढ़ाया, जिससे साम्राज्य की समृद्धि बढ़ी। लगभग 185 ईसा पूर्व में अशोक के अक्षम अधिकारी जो उनकी प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और उसकी एकता छिन्न भिन्न हो गई। परिणाम स्वरूप देश के अंदर कई छोटे बड़े राज अस्तित्व में आ गए और मगध में शुग वंश एवं कण्व वंश, दक्षिण में सातवाहन वंश एवं कलिंग में खारवेल राजवंश के शासन की शुरुआत हुई। इसी समय भारत में विदेशियों के भी कई आक्रमण हुए। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के कई भाग में हिंद यूनानियों का शासन स्थापित हुआ। तत्पश्चात मध्य एशियाई शकों का शासन रहा। उनके बाद कुषाण वंश के शासकों ने यहाँ शासन किया और इसके विषय में हम विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। यद्यपि लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक भारत में लगातार राजनीतिक परिवर्तन होते रहते थे, फिर भी काल कृषि एवं उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस काल में कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास तथा उद्योगों एवं व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति हुई और एक तरफ व्यापारियों ने उपमहाद्वीप के अंदर स्थल मार्ग की खोज की, तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के रास्ते भी खुले। इस अध्याय में आप मौर्योत्तरकालीन कृषि एवं व्यापार का अध्ययन करेंगे। खेती का विकास। खेती के विकास में लोहे के औजार का विशेष महत्व रहा। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं कि खेती का प्रारंभ हजारों वर्ष पहले लोगों ने शुरू कर दिया था, लेकिन उत्पादन इतना अधिक नहीं था कि उसने लोग बाजार में जाकर के बेच सकें, अपनी अतिरिक्त ज़रूरतों को पूरा कर सकें। मौर्य काल में लोगों के द्वारा जो लोहे के औजार बनाए गए, उससे खेती का काम तेज़ी से होने लगा। मौर्योत्तर काल में भी इसके विकास का क्रम जारी रहा। लोगों ने लोहे के कुल्हाड़ी से जंगल को साफ कर जमीन को खेती के लायक बनाया। लोहे के फाल से खेतों की जुताई आसानी से गहराई तक किए जाने लगे। ऐसा नहीं था कि पहले खेती के लिए जंगल को साफ नहीं किया जाता था, लेकिन लोहे की जगह लकड़ी, पत्थर और कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। खेती के विकास में लोहे के औजार के साथ साथ अधिरोपण तकनीकी का भी विशेष महत्व था। जैसे धान का बीज तैयार कर पुनः रोपने से उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। सिंचाई की व्यवस्था। हमारे यहाँ खेती शुरू से मानसून पर निर्भर है। अगर वर्षा होती है तो खेती होगी, अन्यथा सूखा का सामना करना पड़ेगा। ऐसा ही परिस्थितियाँ होती हैं, अतः खेती के लिए सूखे से निपटने हेतु प्राचीन काल से ही प्रयास जारी है। उत्तर वैदिक काल में घटी यंत्र के प्रयोग
का वर्णन है। यद्यपि सिंचाई हेतु नहरों, कुओं, तालाबों और कृत्रिम झीलों का उपयोग मौर्य काल में भी होता था, लेकिन उसके बाद के शासकों ने इसमें उत्तरोत्तर विकास किया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। सुदर्शन झील के बारे में, सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ये गुजरात में स्थित है और इस झील से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गईं, लेकिन 400 साल बाद आए भयंकर तूफान से इसके तटबंध टूट गए और इसका सारा पानी बह गया। इसकी जानकारी हमें रुद्र दामन नामक शासक के एक अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। इसी अभिलेख से ये पता चलता है कि रुद्रदामन ने इसे दोबारा बनवाया और इस झील के तटबंधों को पहले की अपेक्षा 3 गुना अधिक मजबूत बनवाया। रुद्रदामन अपने अभिलेख में ये भी जानकारी देता है कि इसके मरम्मत कार्य के लिए कोई अतिरिक्त कर या बेगार नहीं लिया गया, सारा खर्च सरकारी खजाने से किया गया। पुनः ये 300 वर्ष बाद टूट गया, जिसको बनवाने का कार्य के बाद के गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त ने किया। आप अपने शिक्षक की मदद से यह चर्चा जरूर करें कि आपके इलाके में सिंचाई के कौन कौन से साधन उपयोग में आते हैं। क्या वे किसानों के खेतों की सिंचाई करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं? क्या सिंचाई के उन साधनों से किसान संतुष्ट है अथवा नहीं है? खेती के विकास के फायदे। सिंचाई एवं औजारों के प्रयोग से अनाज का उत्पादन बढ़ा, लोगों को खेती के कार्य में रोजगार मिला, साथ ही साथ उनकी मजदूरी भी बढ़ी। राजाओं के द्वारा सिंचाई का प्रबंध किए जाने से उत्पादकता बढ़ने से उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक राजस्व प्राप्त होने लगा। राजा को अधिक धन की प्राप्ति न उसे महल बनाने, सेना रखने, किला बनाने के लिए साधन उपलब्ध कराए। अधिक उत्पादन ने उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया। व्यापार का विकास इनका प्रमुख परिणाम था। व्यापार। इस काल में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। व्यापार की प्रगति के लिए मौर्य काल में ही कई स्थल मार्गों का निर्माण एवं विकास किया गया था। पाटलिपुत्र से तक्षशिला तथा पाटलिपुत्र से ताम्रलिपि को जोड़ने वाली सड़कें स्थलीय व्यापार के महत्वपूर्ण साधन थे। मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ और कुछ व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से भी जुड़े हुए थे। उत्तर पश्चिम भारत में हिंदुस्तानी शक कुषाण आदि शासकों के राज्य स्थापित होने से उपमहाद्वीप का पश्चिम एवं मध्य एशिया से घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। ये रेशम मार्ग था, क्योंकि चीन से होने वाला रेशम का व्यापार प्रायः इसी मार्ग से होता था। रोमन साम्राज्य से होने वाले व्यापार का एक बड़ा भाग इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था और रोम भारत में निर्मित विलासिता की सामग्री जैसे रेशम, मसाला, मोती, हाथी के दांत से बने आभूषण आदि का एक बड़ा ग्राहक था। समकालीन व्यापार क्या थे? दक्षिण भारत में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी तक का काल संगम काल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान दक्षिण भारत में व्यापक व्यापार वाणिज्य के प्रमाण मिलते हैं। संगम साहित्य के अनुसार यहाँ की भूमि काफ़ी उर्वर थी। पर्याप्त मात्रा में अनाज, फल फूल, मसाले, मांस एवं मछली यहाँ के लोगों को उपलब्ध थे। कृषि से प्राप्त राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था, लेकिन आंतरिक एवं विदेशी व्यापार संगम काल की समृद्धि का मुख्य कारण था। कई बंदरगाह वाले शहर व्यापार के केंद्र थे, जिनमें पुहार भी एक था। सर्वाधिक लाभप्रद समुद्री व्यापार दक्षिण भारत से होने वाला रोमन व्यापार था। दक्षिण भारत के तीनों राजवंश के शासकों चोल, पांडव और चेर ने समकालीन व्यापार को काफ़ी उन्नत बनाया। संगम काल। जानते हैं कि संगम काल का क्या मतलब होता है। संगम शब्द का
तात्पर्य होता है कवियों की सभा से है। दक्षिण भारत के शासक समय समय पर तमिल कवियों की सभा आयोजित करवाते थे और इन कवियों का काम ऐसे साहित्य की रचना करना था जिससे तत्कालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, शिल्प आदि की जानकारी सभी को मिल सके। इनके द्वारा लिखे गए साहित्य से हमें सुदूर दक्षिण में 3 प्रमुख राज्यों पांड्य, चोल और चेर के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। पुहार की व्यापारिक गतिविधियां एवं अवलोकन। पुहार संगम कालीन का काफ़ी सुविधाजनक बंदरगाह था। तो पुहार क्या था? एक बंदरगाह था जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। यहाँ विदेशों के माल लेकर आने वाले बड़े बड़े जहाज भी बिना पाल उतारे ही तट पर आ जाते थे। विदेशों से आयात होने वाले बहुमूल्य सामग्री गोतीबाड़े डाक यार्ड पर उतारी जाती थी। विदेश से व्यापार के कारण पुहार के लोग काफ़ी धनी हो गए। इस नगर में अनेक ऊंचे ऊंचे और भव्य भवन थे। ये भवन कई मंजिल वाले थे। इनमें अलग अलग कक्ष थे। प्रत्येक भवन में गलियारे, बरामदे, अनेक कमरे होते थे। इन भवनों में ऊपर तो धनी व्यापारियों का परिवार रहता था और नीचे के मंजिल का उपयोग व्यापार के लिए होता था। समुद्र तट पर स्थित व्यापारी जहाज़ों पर ध्वज लहराते थे। इनके साथ विभिन्न रंगों के झंडे भी होते थे जो जहाज़ों पर लदे विशिष्ट प्रकार के माल तथा फैशन प्रस्तों के लिए उपयोगी सामान का एक प्रकार से विज्ञापन करते थे। क्या आपके गांव या शहर के व्यापारी भी इतने ही समृद्ध होते हैं जितने पुहार के व्यापारी थे? इनकी समृद्धि के क्या कारण हैं? क्या कारण थे? समकालीन भारत के तटीय शहर तोंडी, मुजरिस, पुआर और अरिकमेंडी में यमन व्यापारी काफ़ी संख्या में रहते थे। ये लोग बोतल में शराब, विभिन्न प्रकार के दीपक, सोना लाते थे और इसके बदले ये लोग काली मिर्च एवं अन्य मसाले तथा समुद्र एवं पर्वत के पर्याप्त दुर्लभ वस्तुओं को यहाँ से ले जाते थे। यहाँ हुई खुदाई में रोमन सुहारियों के टुकड़े, रोमन ताम्र सिक्के, ग्रेफाइट के चिन्ह वाले काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनसे हमें भारत का रोम के साथ व्यापार की जानकारी मिलती है। भारत के द्वारा निर्यात किए गए सामान के बदले बड़ी मात्रा में सोने चांदी के सिक्के भी यहाँ आते थे। विनिमय के साधन सिक्के। व्यापार वाणिज्य में विकास के साथ साथ ही विनिमय का मतलब होता है लेन देन। तो विकास के साधन के रूप में सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। आप पिछले अध्यायों में संपत्ति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में गाय को देखे होंगे। पहले व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन अब सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाने लगा। पहले असमान भार वाले अमानकीकृत सिक्कों का उपयोग किया जाता था, परंतु मौर्यों के बाद भारत में आंतरिक और बाह्य व्यापार का व्यापक विकास हुआ। हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्कों को भारत में पहली बार जारी किया। हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के भारत में पहली बार जारी किया। आहत सिक्के क्या होते थे? चांदी या सोने के सिक्के पर राज के चिन्हों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। कुषाण शासकों के समय सोने और चांदी के जो सिक्के जारी किए गए उनका प्रचलन व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था। इन शासकों के द्वारा दैनिक कार्यों के उपभोग के लिए तांबे के सिक्के भी प्रचलन में लाए गए। पुरातात्विकविदों को इस काल के सिक्के बड़े पैमाने पर मिलते हैं। इन सिक्कों से हमें उसके जारी करने वाले शासकों के समय व्यापार, वाणिज्य एवं आर्थिक समृद्धि की जानकारी मिलती है। सिक्कों पर शासकों, देवताओं आदि के चित्र अंकित रहने से उस काल के कलात्मक विकास की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कुषाण शासक के सिक्कों पर बौद्ध धर्म के चिन्ह अंकित मिलते हैं, अतः ये सिक्के उस समय भी आर्थिक संपन्नता एवं धार्मिक मान्यताओं पर भी प्रकाश डालते हैं। आप इन सिक्कों को देख सकते हैं कि इनके कलात्मक ढंग कैसे इस पर उखेरे जाते थे। इससे यही पता चलता है कि कुषाणकालीन सिक्के सातवाहन सिक्के, शक सिक्के और हिंद सिक्के हैं कि उनकी कलात्मक कितनी अच्छी तरह से होती थी।
शहर की समृद्धि एवं शहर विभिन्न गतिविधियों का केंद्र। व्यापार वाणिज्य के क्षेत्रों में अत्यधिक विकास ने शहरों की समृद्धि को बढ़ाया। जातक कथाओं से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरह लोग व्यापार के माध्यम से आर्थिक रूप से संपन्न होते जा रहे थे। शहर कई गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। वे शिल्प कला, व्यापार, वाणिज्य, धर्म, शिक्षा आदि के केंद्र के रूप में विकसित थे। इस समय उत्तरी भारत के प्रमुख नगर थे तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैनी आदि। दक्षिण भारत में टगर, पैठन, धन्य, कटक, अमरावती और अरिकमेरु आदि महत्वपूर्ण शहर थे। पाटलिपुत्र विभिन्न गतिविधियों के केंद्र के रूप में हम पाटलिपुत्र अर्थात पटना का उदाहरण ले सकते हैं। ये महाजनपद काल से ही अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। यहाँ यातायात के लिए दो तरह के साधन उपलब्ध थे, एक जल मार्ग, दूसरा स्थल मार्ग। उत्तर पश्चिम में तक्षशिला की ओर जाने वाला स्थल मार्ग पाटलिपुत्र से ही होकर जाता था। दूसरी ओर जल मार्ग के द्वारा ताम्रलिप्ति बंगाल बंदरगाह तक यहाँ से रास्ता जाता था। यह बर्मा और श्रीलंका के लिए प्रमुख बंदरगाह था। शहर की चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को ठहरने के लिए कई संघाराम थे। वर्तमान पटना का भिखना पहाड़ी संभवतः किसी समय बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने की जगह थी। पाटलिपुत्र राज्य के एवं लोक कला की प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित था। आसपास के किसान पशुपालक अपने उत्पादन को बेचने शहर आया करते थे। पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक प्रशासनिक गतिविधि का प्रधान केंद्र बना रहा। यहाँ बड़े बड़े प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारी निवास करते थे जो उच्च वर्ग के आय समूह के लोग होते थे। इनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ विकास की गई थीं। इन अधिकारियों के द्वारा मठों एवं मंदिरों को दान दिया जाता था। प्रायः शहर के राजा रानी, बड़े बड़े अधिकारी, धनी व्यापारी एवं शिल्पकार दान देते थे। स्रोतों से जानकारी मिलती है यहाँ अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, रथ बनाने वाले रथकार, सोनार, लोहार, बुनकर, बढ़ई आदि निवास करते थे। हमें उस समय के गांव के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी प्राप्त है क्योंकि उस समय के गांव की खुदाई हमें उस समय के गांव के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी प्राप्त है क्योंकि उस समय के गांव की खुदाई पुरातत्वविदों के द्वारा शायद ही हुए हैं। फिर भी अभिलेखों एवं तत्कालीन साहित्यों से हमें गांव के बारे में भी जानकारी यहाँ प्राप्त होती हैं। मौर्योत्तर काल के सभी गांव एक समान नहीं थे। उन पर कहीं कहीं परिस्थिति एवं जलवायु का असर था तो कहीं सांस्कृतिक भिन्नता थी। पहाड़ी एवं वन प्रदेश के गांव दूर दूर बसे थे एवं उनकी जनसंख्या विरल थी, जबकि गंगा घाटी के गांव घनी आबादी से युक्त थे। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के गांव की प्रशासनिक संरचना, स्थानीय प्रशासन थोड़ी भिन्न थी। आइए देखें गांव का सामाजिक एवं प्रशासनिक स्तर कैसा था। गांव में प्रभावशाली व्यक्ति गांव का मुखिया होता था जिसे ग्राम भोजक भी कहा जाता था। ये पद वंशानुगत होता था। इसके पास गांव में सबसे अधिक भूमि होती थी। ये खेती करने के लिए दास या गुलाम रखते थे। ये राजा के लिए भी वसूलते थे तथा न्यायाधीश एवं पुलिस का भी काम करते थे। छोटे स्तर के किसान जिनके पास अपनी भूमि होती थी उसे गृहपति कहा जाता था। गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी और वे दूसरों की ज़मीन पर मजदूरी करते थे। इस तरह के लोग में दास, कर्मकार अर्थात शिल्पकार आदि शामिल थे। दक्षिण भारत के बड़े किसानों को बल्लाल कहा जाता था। छोटे किसान उड़वार कहलाते थे। भूमिहीन मजदूर वर्ग एवं दासों को कड़ेसियार और आदिमयी कहा जाता था।
अधिकांश गांव जो बड़े बड़े होते थे उनमें लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। मौर्योत्तरकालीन भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई तरह के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। कश्मीर, कौशल, विदर्भ, कलिंग हीरों के लिए विख्यात था। मगध वृक्ष के रेशों किससे बने वस्त्रों के लिए, बंगाल मलमल के रेशों से बने वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के उत्पादन के लिए उत्तर में काशी एवं दक्षिण में मदुरै प्रमुख केंद्र था। यहाँ महिलाएं भी काम करती थीं, विशेषकर सूत काटने का काम महिलाएं ही करती थीं। इस काल में व्यापारी, शिल्पकार संगठित रूप से काम करने लगे थे और इनके अपने अपने संघ थे। इन्हें श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों के द्वारा शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने, कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा तैयार माल का वितरण करने का कार्य किया जाता था। श्रेणियां बैंक का भी कार्य करती थीं। जमा धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। लाभांश का कुछ हिस्सा पैसा जमा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। इसका कुछ हिस्सा धार्मिक संस्थाओं के विकास के रूप में भी दिया जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि मौर्योत्तरकालीन भारत में राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भी कृषि एवं व्यापार में इतनी अधिक प्रगति हुई कि भारत यहाँ उत्पादित वस्तुओं एवं प्राप्त खनिजों को विदेशों में निर्यात करने वाला देश बन गया। इसी क्रम में भारतीय धर्म एवं संस्कृति का विदेशी धर्म एवं संस्कृति के साथ समन्वय स्थापित हुआ। परिणाम स्वरूप सुदूर पूर्व के देशों के कला एवं साहित्य भी इसमें प्रभावित हुए। जातक कथा एक निर्धन की चतुराई। जातक कथाएं आम लोगों में प्रचलित हैं, जिनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। इस कथा में ये बताया गया कि कैसे एक निर्धन व्यक्ति अपनी चतुराई से और व्यापार के माध्यम से धनी बन जाता है। एक शहर में एक गरीब व्यक्ति था। उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। उसने एक मरा हुआ चूहा देखा। उस चूहे को उठाकर उसने एक दुकान के मालिक को एक सिक्के में उसकी बिल्ली के लिए बेच दिया। दूसरे दिन बड़ी जोरों की आंधी आई। वहां के राजा का बगीचा टहनियों एवं पत्तों से भर गया। राजा का माली उसे साफ करने के लिए परेशान था। तभी इस व्यक्ति ने बगीचे की सफाई का काम माली से इस शर्त पर ले लिया कि बदले में माली सारी टहनियाँ एवं पत्ते उसे दे देगा। माली तुरंत तैयार हो गया। उसी समय पास में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। व्यक्ति ने उन्हें मिठाई का लालच दे करके टहनियों एवं पत्तों को बाहर रखने को कहा। देखते ही देखते बगीचा बिल्कुल साफ हो गया। टहनियाँ एवं पत्ते भी एक जगह जमा हो गया। तभी राजा का कुम्हार बर्तन पकाने के लिए ईंधन की तलाश में उधर से गुजर रहा था। उस चतुर व्यक्ति ने उन टहनियों एवं पत्तों को उसके हाथ बेच दिया, जिससे उसके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गए। इसके बाद उस व्यक्ति को एक चतुराई सूझी। उसने एक बड़े बर्तन में पानी लेकर घास काटने वाले 500 व्यक्तियों को पानी पिलाया। उसकी सेवा भक्ति देख करके घास काटने वालों ने उससे कहा कि तुमने हमारी प्यास बुझाई, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं आपको तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। चतुर व्यक्ति ने उसके बाद एक व्यापारी से दोस्ती कर ली। उस व्यापारी ने उसको बताया कि कल 500 घोड़ों के मध्य के साथ एक बड़ा व्यापारी शहर में आ रहा है। तभी उस व्यक्ति ने घास काटने वालों के पास जा कर के कहा कि कल तुम सभी मुझे एक एक गट्ठर घास दे देना और तब तक अपनी घास मत बेचना जब तुम मेरी पूरी घास नहीं बिक जाए। इस तरह उस व्यक्ति के पास 500 गट्ठर घास जमा हो गए। जब घोड़े के व्यापारी का कहीं घास नहीं मिला तो उसने उस व्यक्ति से कहा 1000 सिक्के में इसके सारे घास खरीद लिए। इस तरह देखते ही देखते अपनी चतुराई से वो निर्धन व्यक्ति धनी बन गया। बच्चों, क्या आप बताएंगे कि घोड़ों का व्यापारी अपने 500 घोड़ों के साथ शहर क्यों आया होगा? तो इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त होता है। तो इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट में देने हैं। छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता है? श्रेणी, वेल्लोर, ग्राम भोजक या गृहपति। समकालीन संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया? समकालीन व्यापारी।
समकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट में देने हैं। केवल 4 क्वेश्चन हैं। 4 क्वेश्चन के उत्तर आप 1 का कौन सा सही है ऐसा करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों हित मित्र के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और यह लगातार आप वीडियो को देख करके अपने लेसन को रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो में अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए तथा अब हम मिलेंगे एक अगले अध्याय में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।